आम जनता पर महंगाई की मार। पेट्रोल पर 50 पैसे और डीजल पर बढ़े 56 पैसे। क्योंकि इतनी महंगे हो रहे। पहले तो लॉकडाउन, पहले जीएसटी लगा हुआ था तो सर अफोर्ड ही नहीं कर पाते इतना पैसा। तो सर लॉकडाउन में जितने भी व्यवसाय बंद हैं, जो भी बेरोजगार हैं, तो पेट्रोल या डीजल वगैरह कैसे भी बढ़ा के रहने के दाम, यानी कि जनता के ऊपर से कसर निकाली जा रही है। 10 दिन में पेट्रोल 5 रुपए 45 पैसे हुआ महंगा। दस दिन में डीजल 5 रुपए 80 पैसे हुआ महंगा। तेल की कीमतों को लेकर कांग्रेस का केंद्र सरकार पर हमला। प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा, आप महंगाई की मार कब तक। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप प्राइम डिबेट देख रहे हैं, आपके साथ में जेपी शर्मा। कोरोना की मार से अधमरा हो चुके मध्यम वर्ग को दूसरी लड़ाई महंगाई से लड़नी पड़ रही है। अफसोस की बात है कि जब क्रूड ऑयल इंडस्ट्री अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही है, यानी क्रूड ऑयल की कीमतें सबसे निचले स्तर पर हैं, तब हमको पेट्रोल डीजल के दामों में कमी के बजाय उनकी कीमतों में बढ़ोतरी का सामना करना पड़ रहा है। क्रूड की कीमतों में आई गिरावट का फायदा मिलता, लेकिन सरकार ने उत्पाद शुल्क बढ़ा दिया। पेट्रोलियम कंपनियों के जो तर्क हों, लेकिन इस सच्चाई को नकारा नहीं जा सकता कि हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से लेकर हमारे काम धंधे तक पेट्रोल डीजल की कीमतों से प्रभावित होते हैं। दिलचस्प बात यह है कि महंगाई और पेट्रोल डीजल की कीमतें विपक्ष में रहने वाली पार्टी का पसंदीदा विषय होते हैं, लेकिन जो ही सत्ता मिलती है वो बेबस नज़र आने लगती हैं। तो आज इन सवालों के जरिए इस मामले को समझने की कोशिश करेंगे कि क्रूड ऑयल सस्ता है तो फिर पेट्रोल और डीजल महंगे क्यों। कोरोना और महंगाई की दोहरी मार कैसे झेल पाएगा मध्यम वर्ग। और आम आवाम को महंगाई की मार से क्या कभी राहत मिल पाएगी। जितेंद्र शिमाली जी हैं आज प्राइम डिबेट में हमारे साथ। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता आरसी चौधरी साहब, कांग्रेस के नेता, और वरिष्ठ पत्रकार प्रकाश भंडारी जी, बहुत स्वागत है आप सभी का। शिमाली साहब, पहले आपके पास स्वाभाविक रूप से मेरा आना बनता है इस सवाल का, बिना घुमाए फिराए, बिना राजनीति से इसको विषय से भटकाए अगर कोई जवाब है तो बताइए ना, कि क्रूड ऑयल जब सस्ता हो गया है तो सामान्य सी बात है कि यहाँ पर पेट्रोल डीजल को सस्ता ही होना चाहिए था, हमको ज़्यादा पैसे क्यों देने पड़ रहे हैं। श्रीमाली जी वास्तव में मेरी आवाज सुन नहीं पा रहे हैं या सुनना नहीं चाह रहे हैं इस सवाल को। चलिए, आसानी होगी उनको। पहले चौधरी जी से सुन लेता हूं। चौधरी जी, लाइलाज बीमारी क्यों है पेट्रोल डीजल के दामों में लगातार बढ़ोतरी। आरसी चौधरी। देखिए, 1 जुलाई 2017 को इस देश के अंदर केंद्र की सरकार ने, आदरणीय मोदी जी ने आधी रात को संसद खोल के कहा था कि इस देश के अंदर जीएसटी लागू किया है। हमने संघीय ढांचे को मजबूत कर दिया है, आज पूरे देश को एक कर दिया है। एक देश एक करके उन्होंने बात करी। लेकिन दुर्भाग्य से उसी बजट सत्र के दौरान तत्कालीन जो वित्त मंत्री थे अरुण जेटली जी, तो उनसे पूर्व वित्त मंत्री और हमारे नेता कांग्रेस के थे, उन्होंने उच्च सदन के अंदर पूछा था कि आखिर पेट्रोल को जीएसटी के दायरे में क्यों नहीं। पेट्रोल को जीएसटी के दायरे में इसलिए नहीं लाए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने तय किया 16 जून को कि इस देश की 130 करोड़ आबादी पे रात के 12 बजे हमें इतना पैसा कलेक्ट करना है। ये सरकार जहां पे जनता के प्रति जवाबदेह और एक लोक कल्याणकारी सरकार होनी चाहिए, वहां पे कंपनी के तौर पे काम करने लग गई और तमाम 130 करोड़ जो लोग हैं वो नागरिक के बजाय उपभोक्ता के तौर पे नजर आने लग गए। इस देश के अंदर क्यों नहीं इस पेट्रोल और डीजल को आपने इसके अंदर जीएसटी के दायरे में लेके आए।
उस समय भारतीय जनता पार्टी 19 राज्यों में सरकारें थी, अरे लेने का तो गठबंधन की आपके और पास सरकारें पेट्रोल, थी, डीजल केंद्र और में शराब सरकारें बेचे हैं, थी, चाहती जिससे तो वैट के जरिए आपको रेवेन्यू मिलता है, आप उसको भी जीएसटी में डालने की पैरवी कर रहे हैं, क्यों? हम अगर एक देश चौधरी एक साहब, नारा शिकायत दे तो ये रहे हैं, रहती है कि एक सारी देश चीजें एक जीएसटी के नारा दायरे में दे ले रहे हैं, आए। क्यों नहीं किया? ये तो केंद्र से पूछना हाँ। चाहिए, बीजेपी से पूछना चाहिए। बीजेपी हाँ, का हाँ। नारा जो रहा, ये पर्सन तो बीजेपी के जवाब दे सकता, मैं तो दे नहीं सकता इसका। तो बीजेपी जब एक देश एक कर का नारा देती है तो फिर ये वजह क्यों छोड़ी, क्यों पेट्रोल को छोड़ा, क्यों इस कोरोना नहीं, आप जैसी मेरा वैश्विक प्रश्न शायद महामारी सुन नहीं के पाए। अंदर मैं तो ये कह रहा हूं 3 लाख आपको करोड़ रुपए कि आपके पास जो कमोडिटीज बचती हैं जिनसे आपको टैक्स मिलता है, सरकारों को, राज्य सरकारों को टैक्स मिलता है, उनमें पेट्रोल डीजल ही एक जरिया बचा है शराब के अलावा। तो इस पर इसको वैट हटाकर जीएसटी के दायरे में ले आए, ये तो समस्या का समाधान नहीं दिखता है। होगा तो मैं और आपसे समझने की कोशिश करूंगा। लेकिन शिवाली साहब, आप सुन रहे हैं शायद अब मेरी आवाज? राज्य की मैं आता हूं चौधरी साहब, शिवाली जी से पहले जवाब ले लें। शिवाली जी, सीधा सवाल ये था जहां से शुरुआत होनी थी कि क्रूड ऑयल के दाम जब गिरे हैं, सारी दुनिया में पेट्रोल डीजल सस्ता हो रहा है, क्रूड ऑयल कंपनियां हाथ पर हाथ रखकर बैठी हुई थी पिछले 2-2.5 महीने से, अब जाकर थोड़ी बहुत बढ़ोतरी हुई है। तब हमको पेट्रोल और डीजल के पैसे ज्यादा क्यों देने पड़ रहे थे, और अब लगातार बढ़ोतरी क्यों? देखिए शर्मा जी, आपकी बात बिल्कुल सही है, परंतु हमको इसके साथ में दूसरा पक्ष भी देखना पड़ेगा कि डीजल और पेट्रोल की कीमत डॉलर से तय होती है, और डॉलर का जो प्राइस है वो बहुत ज्यादा अभी बढ़ा है। आपको मैं इसके बारे में बता देता हूं मैं कि जब यूपीए सरकार थी, जिस समय डॉलर का कीमत 57 रुपए थी, उस समय 57 रुपया के लगभग थी और सब्सिडी इसके ऊपर थी, तो भी उसके बावजूद भी 85 रुपए के लगभग पेट्रोल था। तो आप ये देखिए उसके बाद के अंदर अभी जो रेवेन्यू, कोरोना काल के अंदर जो रेवेन्यू का आवक थी, जो जीएसटी से सरकार को प्राप्त होनी थी, वो एकदम से 1,10,000 करोड़ रुपए प्रति महीने जो सरकार को रेवेन्यू प्राप्त होती थी, वो मात्र 41,000 करोड़ रुपया मात्र रह गई है। तो इसलिए एकदम से जिस प्रकार का एक खालीपन आया है रेवेन्यू का, एकदम से जो कमी हुई है, उसको फुलफिल भी करना सरकार के सामने बहुत बड़ी चुनौती का काम है। और इसके साथ में डॉलर की कीमत का भी यह है। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आज हिंदुस्तान के अंदर जो विदेशी मुद्रा कोष है, विदेशी मुद्रा कोष पूरे वर्ल्ड के अंदर भारत तीसरे स्थान के ऊपर पहुंच गया है। आपको मैं बताना चाह रहा हूं कि चाइना और जापान, उसके बाद के अंदर भारत का तीसरे स्थान के ऊपर विदेशी मुद्रा का भंडार है। तो ये इन सारी स्थितियों के आधार के ऊपर देश की अर्थव्यवस्था को ध्यान में रखते हुए ये सारी चीज ये तय किया गया है। इसके अलावा अगर ये इतनी बात कह रहे हैं, लोक कल्याणकारी बात कह रहे हैं और सरकार का वो दे रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। तो अगर इतना ही ज्यादा चिंता थी अशोक गहलोत साहब को, तो जो वसुंधरा जी के समय में 18% जो वेट लगता था, वो उन्होंने क्यों 28% उन्होंने किया, और पेट्रोल के ऊपर 38% क्यों वेट इतना बढ़ा है? तो ये वेट बढ़ा करके कम कर सकते हैं। ये वेट बढ़ाने के एक तरफ आप कह रहे हो साहब लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर, लोक कल्याणकारी व्यवस्था के अंदर इस प्रकार की नहीं होने चाहिए। तो अगर इतनी ज्यादा बात है तो आप वेट कम करिए ना, ताकि जनता को राहत मिले। पूरे देश के अंदर जिस प्रकार से महामारी के अंदर, आपको मैं बताना चाह रहा हूं कि इस पूरे कोरोना काल के अंदर राज्य सरकार ने जो राजनीतिक मासूमियत है ना शिमाली जी, इस पर तो कोई भी कुर्बान हो जाए। जितनी भी योजनाएं चल रही है, मैं वापस ये जो आपने कहा ना कि वैट घटाना चाहिए, इस पर मैं आपके पास आता हूं। लेकिन एक बात बताइए शिमाली साहब, आज से 6 साल पहले इसी तरह के तर्क कांग्रेस दिया करती थी और आप उन सारे तर्कों को खारिज करते थे। आज अगर कांग्रेस सत्ता में होती तो मुझे ईमानदारी से बताइएगा कि क्या आपके शब्द ये नहीं होते कि आम आदमी कोरोना की मार से त्राहिमाम कर रहा है, सरकार ने उसको उसके भरोसे छोड़ दिया है और पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ाकर तो उसकी गर्दन ही काटती है। केंद्र सरकार को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर आप सरकार में नहीं होते और आरसी चौधरी की पार्टी सरकार में होती तो क्या यही शब्द आपके नहीं होते? जितेंद्र शिवाली जी, देखिए शर्मा जी, आपकी बात मैं स्पष्ट करना चाह रहा हूं कि उस समय के जो तर्क इनके कांग्रेस सरकार द्वारा जो दिए जाते थे वो थोथे तर्क थे। आज सबके सामने है कि पूरे देश के अंदर जब एक कर व्यवस्था है और जीएसटी की पूरी व्यवस्था है, तो जीएसटी सरकार को रेवेन्यू प्राप्त होने के जो एक प्रमुख मार्ग है, वो रेवेन्यू जो प्राप्त होता है वो जीएसटी के माध्यम से होता है। जीएसटी में है 1,10,000 करोड़ रुपए से रेवेन्यू एकदम से जो 41,000 मात्र 41,000 करोड़ रुपए पे आया है। तो इसलिए रेवेन्यू की भरपाई के साथ साथ और हमको विदेशी मुद्रा की स्थिति को भी, भारत की स्थिति को अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए आज के पहले जब 14 दिन का जो वो था विदेशी मुद्रा कोष, वो एकत्रित होता था। पूरे 1 साल का आयात के आधार के ऊपर। बहुत अच्छी बात, मैं इसके लिए बधाई देता हूं, आपकी बात पर यकीन करके पूरे देश को बधाई देता हूं।
लेकिन मुझे बताइए कि आपके और उनके तर्क में फर्क क्या है। मैं आरसी चौधरी से तो इस बात का जवाब मांग ही लूंगा जो सवाल आप उठा रहे हैं कि वेट क्यों नहीं कम करते। साथ में सवाल भी करूंगा आपसे कि आप एक्साइज ड्यूटी क्यों लगातार बढ़ाते जा रहे हैं, लेकिन वो बाद में। पहले मुझे बताइए कि इनके थोथे तर्क क्या थे। ये लोग भी तो यही बोलते थे कि रेवेन्यू चाहिए, ये लोग भी यही बोलते थे कि डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर हो रहा है। तो थोथे तर्क क्या थे और आपके ठोस तर्क क्या है, ये तो स्पष्ट करिए। आप उस समय जब यूपीए सरकार थी सर, उस समय जब डॉलर की कीमत 57 रुपया थी, उस समय इन्होंने 83 रुपए 60 पैसे के लगभग इनका पेट्रोल था। तो उस समय तो बढ़ाने का कोई तुक ही नहीं था, क्योंकि उस समय डॉलर का जो कीमत थी, डॉलर की कीमत तो कम थी, और उसके बावजूद सरकार 1 करोड़ 43 लाख करोड़ रुपया जो है वो सब्सिडी देती थी पेट्रोल के ऊपर। उसके बाद में सरकार की उस समय जो कीमत थी डॉलर पेट्रोल की और डीजल की, वो 83 रुपए के 62 पैसे की हो गई थी। इस समय उस समय की जो बात थी वो बिल्कुल बेमानी थी, वो बिल्कुल तर्कसंगत बात नहीं थी। और आज स्थिति जीएसटी की स्थिति, ये केवल कोरोना काल के अंदर जिस प्रकार से जीएसटी में एकदम से गिरावट आई है, उसको भरपाई करने के लिए और लोगों का जीवन संकट में है, उस जीवन में संकट को दूर उभारने के लिए ये सब जीएसटी का वो रेवेन्यू को कलेक्ट करना आवश्यक था। ये सारी स्थितियां देश के अंदर है, परंतु कोरोना काल के अंदर मैं कहना चाह रहा हूँ, इतना वेट का रुपया इकट्ठा करने के बावजूद राज्य सरकार क्यों नहीं जनता पर खर्च कर रही है? क्यों हर बात के लिए केंद्र के ऊपर डिपेंड है? हर 1 रुपया भी अगर खर्च हुआ है राज्य के अंदर, तो वो केंद्र सरकार का रुपया खर्च हो रहा है, राज्य सरकार का 1 रुपया खर्च नहीं हुआ है। सरकार बतावे कि हमने कितने रुपए खर्च किए कोरोना के ऊपर, अपने खुद के राज्य सरकार जवाब दीजिए चौधरी साहब, जवाब दीजिए। आरसी चौधरी साहब बता दे, मैं इनके अभी प्रणाम कर लूंगा, मैं अभी प्रणाम कर लूंगा कि इन्होंने कितना रुपया बताया, ये संख्या बता दें कि कितना रुपया खर्च हुआ है। यहाँ तो 20 लाख। अब सुन लीजिए चौधरी साहब, अब सुन लीजिए, अब जवाब सुन लीजिए चौधरी साहब से। चौधरी साहब बोलिए। इतना रुपया कोरोना के ऊपर खर्च किया। ठीक है, ठीक है, बताने दीजिए, सुनिए। हाँ चौधरी साहब बोलिए। कहना चाहूंगा कि जेपी जी, मैं ये कहना चाहूंगा जब यूपीए की सरकार थी, प्रति बैरल 40 यूएस। देखिए आप बोल रहे थे तो बोल रहे थे, अगर आप चाहेंगे नहीं बोलना, राज्य सरकार ने कितना रुपया खर्च किया ये बताइए जनता को, जनता सुनना चाहती है। आप गहलोत साहब ने नहीं बोल रहे, मरती हुई जनता के ऊपर कितना रुपया खर्च किया है ये बताइए। राज्य सरकार ने अपने खुद के मुद्रा कोष में से कितना पैसा खर्च किया है ये बता दीजिए। मैं अभी प्रणाम कर लूंगा, इस डिबेट के सामने सब दर्शकों के सामने प्रणाम कर लूंगा। ये आप बता दीजिए कि राज्य सरकार ने अपने कोष में से कितना रुपया कोरोना के ऊपर खर्च किया है ये बता दीजिए। ठीक है, अब चौधरी साहब को बोलने भी तो दीजिए, बोलिए चौधरी। भारतीय जनता पार्टी अगर देश की जनता के प्रति नुमाइंदगी रखती है, राज्य की जनता के प्रति नुमाइंदगी, मैं ये कह रहा हूं कि जब यूपी की सरकार थी, अगस्त 2004 के अंदर जब $40 प्रति बैरल जब भाव थे, तब यहां पे डीजल पेट्रोल का भाव था वो 36 रुपए 81 पैसा था, डीजल का भाव था 24 रुपए 16 पैसे। आज $38 प्रति बैरल का भाव है, 40 से कम है। मैं कह रहा हूं 36 और 24 से नीचे कब लेके जाएंगे, एक चीज। दूसरा, मैं बीजेपी से पूछना चाहूंगा, जब एक देश एक कर की बात की तो आपने वेट के व्यवधान को क्यों बीच में लागू रखा? दूसरा, मैं ये कहना चाहूंगा कि जब पेट्रोल पे 258% एक्साइज ड्यूटी बढ़ाते हैं और डीजल पे 1819.9% एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दे, 1819%, तो इस देश के अंदर 28 से 38 होती है तो दिक्कत होता है, लेकिन 800% बढ़ाए तो इन्हें दिक्कत नहीं होता। जब राज्य अपना जीएसटी का हिस्सा मांगता है तो कल केंद्र की सरकार ने कहा था ये एक्ट ऑफ गॉड है, जो हमने संवैधानिक व्यवस्था में आपको वचन दिया था कि राज्य का जो जीएसटी का डिफरेंस है उसका हम पैसा देंगे, प्रति साल 14% एप्रिसिएशन देंगे। लेकिन केंद्र की सरकार ने छोड़ दिया, क्योंकि यही स्वावलंबन का भारत है। यहां पे इनको देश की जनता सिर्फ उपभोक्ता नजर आती है। इस देश की जनता के लिए जहां पे राज होता उसकी बात करते हैं। चौधरी साहब, जो रात बात ज्यादा बात है, आप वेट कम करिए ना, कहिए क्यों गलत साहब को, आपको लगता है वेट कम करिए, आप बोल लीजिए, आप बताइए, आप बोल लीजिए, आपको लगता है कि आप बोल लीजिए। आप ये मैं कह रहा हूं 820% से और 10% पे वेट कम करके आप जनता को राहत देते हैं। वेट कम करेंगे नहीं, कोरोना पे खर्च करेंगे नहीं, तो फिर केवल जो सारा खर्चा है वो केवल होटलों पे एमएलए को बंदी बनाने पे खर्च करेंगे। आज ये जो सारा रुपया है वो एमएलए को होटलों के अंदर जो माल खा रहे हैं उनको खर्च करेंगे सारा। अशोक गहलोत साहब कभी मध्य प्रदेश के एमएलए को होटलों में खाना खिलाते हैं, कभी गुजरात के खिलाते हैं। ये आप अपने एमएलए के ऊपर ही खर्च करते रहेंगे। ये जनता पूछ रही है आपसे कि आप ये बताइए रुपया कहां खर्च हो रहा है? केवल एमएलए के ऐशो आराम पे ही सारा पैसा खर्च करेंगे आप। ये रुपया खर्च क्यों नहीं कर रहे हैं आप बताइए, फिर वेट कम करिए, जनता को राहत दीजिए। प्रकाश भंडारी जी, राहत दीजिए। और मैं ये बताना, अब आप दोनों सुनिए प्रकाश भंडारी साहब।
प्रकाश भंडारी साहब, ये नियति सी बन चुकी है प्रकाश भंडारी जी कि जब पार्टी विपक्ष में होती है तो उसको महंगाई नजर आती है, और जब पार्टी उसी महंगाई की नाव पर सवार होकर सत्ता में पहुंच जाती है। सुनिए ना आरसी चौधरी साहब, जितेंद्र शिमाली जी सुनिए, अब मेरा सवाल प्रकाश भंडारी जी से है। वही पार्टी जब सरकार में पहुंचती है तो उसके चश्मे का नंबर बढ़ जाता है, उसको महंगाई नजर ही नहीं आती। इत्तेफाक देखिए कि अगर वो वापस फिर विपक्ष में आ जाए तो फिर महंगाई दिखने लग जाती है। तो आम आदमी इतना सीधा मासूम वोटर है कि वो उसी मुद्दे पर 5 साल बाद फिर सरकारें बदल देता है। कई बार महंगाई को लेकर सरकारें बदली हैं और दोनों ही पार्टियों की बदली हैं। इस सिलसिले का कहीं अंत भी नजर आता है क्या प्रकाश भंडारी जी? देखिए, राजस्थान में कभी भाजपा कभी कांग्रेस की सरकार रही है। एक उस प्रश्न पे मैं आपसे थोड़ा प्रकाश डालना चाहूँगा, वो ये है कि देश के अंदर जो कुल आयात होता है उसका जितना क्रूड पेट्रोलियम का आयात होता है उसके मुकाबले भारत के अंदर जो मतलब उत्पादन होता है, तेल का उत्पादन होता है करीब 20% का, जो खपत का 20% ही है। वो राज्य है राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात और आंध्र प्रदेश, और थोड़ा सा असम के अंदर है। अब यहाँ पे देखिए, अमेरिका में एक नियम है कि जिस राज्य के अंदर अगर तेल का उत्पादन होता है उस राज्य में और जगह से जो तेल है वो सस्ता मिलेगा। कि उसका कारण ये उस धरती से दोहा गया उत्पाद जो है उस राज्य के लोगों को लाभ देने के लिए वहाँ को सस्ता मिलना चाहिए। मेरा ये कहना कि न तो भाजपा सरकार ने न कांग्रेस सरकार ने कभी भी केंद्र से इस मुद्दे को उठाया कि राजस्थान में सबसे ज़्यादा तेल का उत्पादन होता है, और महाराष्ट्र में होता है, और गुजरात में होता है, और आंध्र प्रदेश में होता है, और थोड़ा सा असम में होता है। इन राज्यों को विशेष लाभ दिया जाना चाहिए। इस धरती से निकला हुआ तेल पूरे भारतवर्ष में बिकता है, लेकिन जिस धरती से तेल निकलता है उस धरती के लोगों को कोई लाभ नहीं मिले। अगर यही लाभ मिल जाए कि राजस्थान से जो निकला हुआ तेल यहाँ पर से, क्योंकि इतना तेल निकलता है, उसका दोहन होता है, उसका परिष्करण होता है और पूरे राष्ट्र में बढ़ता है। महाराष्ट्र में ये 3, 4, 5 राज्य हैं, इनको अपनी तरफ से ये आवाज उठानी चाहिए कि हमारे राज्य से तेल का उत्पादन होता है तो हमारे राज्य में तेल और राज्यों के मुकाबले कुछ सस्ता हो। ये लाभ मिलना चाहिए, क्योंकि इस धरती से निकला हुआ तेल है, यहाँ के लोगों को इसका लाभ मिलना चाहिए। ठीक है, ये भी इस बात को न तो कभी भाजपा ने कभी केंद्र स्तर पर उठाई बात, और न राजस्थान की गहलोत सरकार ने कभी बात उठाई। पिछले बजट के दौरान ये बात आई थी कि इस बात में मुद्दा ये ऐसा है कि इसको उठाना चाहिए, लेकिन और ये भी तय हुआ था कि जो तेल उत्पादन वाले राज्य है, इनकी हम 4 मुख्यमंत्रियों की एक बैठक करके इस बात को एक संयुक्त रूप से एक पत्र लिखा जाएगा। उस पर कुछ भी नहीं हुआ। अब आप देखिए, केंद्र सरकार ने एक फॉर्मूला बना रखा है, अंतर्राष्ट्रीय कीमत से लिंक कर रखी प्राइस। अब जो तेल के कीमतें हैं वो अंतर्राष्ट्रीय कीमत, अब अंतर्राष्ट्रीय कीमत हमने देखा कब जो तेल की कीमत बढ़ती है। हमने जब उसको एक समय अब ये हाल ही में देखा कि तेल की कीमत एकदम नीचे आ गई, उसका जो लाभ मिलना चाहिए था वो फॉर्मूला कहाँ गया? इंटरनेशनल प्राइस से जो लिंक की गई थी प्राइस से, वो फॉर्मूला कहाँ गया? उसका कोई लाभ मिला नहीं। उसका कोई लाभ मिला तो इस पर यह है, ये जब आप लिंक की फॉर्मूला करते हैं, ये तो सवाल है सर। जितेंद्र शिमाली जी, ये ऐसी समस्या है जितेंद्र शिमाली जी, मेरे ख्याल से प्रकाश भंडारी जी कह रहे हैं यही तो मूल प्रश्न है। और उसमें आपने तर्क दिया डॉलर का, तो 2 महीने पहले डॉलर जो था वो 2 साल के ऑल टाइम लो पर था, 65 रुपए का डॉलर हो गया था, और 30 रुपए बैरल नहीं जेपी साहब, ये तो विवाद चलता रहेगा। लेकिन जो तेल उत्पादन करने वाले राज्य उनको जो लाभ मिलना चाहिए, उनको एक अलग व्यवस्था के अंदर एक लाभ दिया जा सकता है। वो लाभ के बारे में कभी सोच ही नहीं हुई है कि राजस्थान, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गुजरात और थोड़ा सा असम, ये इन राज्यों में से जहां से तेल का उत्पादन होता, कम से कम उनको तो राहत दीजिए आप। आज हम बैठे हुए कम से कम, जो कि अगर आप देखा जाए तो 3 से 4, 5 रुपए तो कम किया जा सकता है, क्योंकि हमारी धरती से निकला हुआ तेल है और पूरे राष्ट्र शिमाली जी जवाब दीजिए। शिमाली जी बोलिए। राष्ट्र में बिकता है, लेकिन राजस्थान में उसका लाभ नहीं मिलेगा। शिमाली जी बोलिए। तेल
उत्पादन की जहां तक बात है, ये बात बिल्कुल सही है कि तेल उत्पादन का इसमें खोज करके और उसका नए नए हमको वो करने चाहिए। और राजस्थान जो भी प्रदेश है जहां पर तेल का उत्पादन, और इसीलिए राजस्थान में रिफाइनरी का काम भाजपा सरकार ने इसको बिल्कुल कि शीघ्र रिफाइनरी का यहां पर स्थापित हो। परंतु हमने ये देखा कि जब यहां रिफाइनरी का काम हुआ तब क्या हुआ, तब ये वाड्रा साहब जो है उन्होंने वहां जमीनें खरीद करके उस प्रोजेक्ट को कितना विलंब किया, और इन्होंने इस रिफाइनरी के प्रोजेक्ट को भी एक अपने खुद के आय का जरिया, गांधी परिवार के आय का जरिया बनाने की कोशिश की। तो ये राजस्थान की जनता, नहीं मैं तो कह रहा हूं पूरे देश की जनता के साथ में जिस प्रकार रिफाइनरी पर कई बहस हो चुकी है, होती रहेंगी आगे। श्रीमाली जी मुझे तो बताइए, श्रीमाली जी गिरोना के लिए मुझे समझाइए कि जो आप कह रहे हैं कि रेवेन्यू का भी केवल यही तो सोर्स है, हम तो इसके जरिए हमको रेवेन्यू का जो डेफिसिट पैदा हो गया है उसको पूरा करना है। भाई साहब आपको इन्हीं लोगों के लिए तो रेवेन्यू चाहिए जिन लोगों से आप अभी इस दौर में भी पेट्रोल और डीजल पर 5-5, 10-10 रुपए बढ़ाकर ले रहे हैं। आप व्यापारियों को अलग, किसानों को अलग और दुकानदारों को अलग, उद्योगपतियों को अलग, नौकरी पेशा आदमी को अलग 10 तरह की सब्सिडी देंगे, 10 तरह की टैक्स में छूट देंगे, 10 तरह की रियायतें देंगे। और मध्यम वर्ग जो एक व्यापक वर्ग है जिसको मैं इस तरह से नाम लेकर नहीं गिना सकता, उसके लिए जीना मुश्किल करेंगे तो कैसे काम चलेगा? देखिए, इस बात के माध्यम से मैं ये बात बताना चाह रहा हूं कि जब 57 रुपए, जब ये डॉलर की कीमत जब 57 रुपए थी, उस समय यूपीए सरकार के अंदर 83 रुपए का पेट्रोल था, 83 रुपए का पेट्रोल था, 83 रुपए से 83 रुपए 62 पैसे, 83 रुपए 62 पैसे। और उसके ये भी तब था जब सब्सिडी थी, उसके ऊपर 1 करोड़ 43 लाख रुपए की सब्सिडी थी सरकार के द्वारा, तब था। इसका मतलब यह है कि उस समय पेट्रोल की कीमत 100 रुपए से ज्यादा की थी। अगर सब्सिडी को भी हटा दिया जाए और कीमत को तय किया जाए तो 100 रुपए से ज्यादा की कीमत बिका है। ये तेल बेचा है इन्होंने, तेल अपने यूपीए सरकार के अंदर। अगर सरकार की सब्सिडी नहीं हो, मिलाकर ये मान लें शिवाली जी कि आप ये कहना चाह रहे हैं, सरकार की तरफ से आप ये कहना चाह रहे हैं, जहां तेल का उत्पादन केंद्र में सत्तारूढ़ पार्टी की तरफ से आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये तो ऐसे ही चलेगा, ये तो जस्टिफाइड है। क्या शिवाली जी, सरकारों ने इस बात पर कभी कोई ध्यान नहीं दिया, क्यों मांग नहीं करी अभी तक? कि केंद्र सरकार से ये मांग क्यों नहीं करी कि हम तेल का उत्पादन करते हैं, हमें क्या लाभ मिल रहा है इस बार? चलिए इस पर किसी दिन अलग से बहस रखूंगा। लेकिन शिवाली जी आप कहें नहीं कहें, बात समझ में यही आती है। और केवल ये आपकी सरकार अभी है, अभी समझ में आती है ऐसा नहीं, कई बार सरकारें बदली हैं, पेट्रोल और डीजल ने कई बार सरकारें बदली हैं। और मैंने जैसा पहले कहा कि विपक्ष को ही केवल महंगाई नजर आती है, सत्ता पक्ष का क्यों उसका चश्मा जो है उसका नंबर बढ़ जाता है, ये आज तक समझ में नहीं आया किसी के। सत्ता में जाते ही वो महंगाई जस्टिफाइड हो जाती है। 5 साल बाद आदमी को मौका मिलता है कि वो फैसला ले, लेकिन फिर 5 साल बाद उसको वही करना होता है। ये विडंबना कब जाकर एड्रेस होगी, कब जाकर खत्म होगी, देखने वाली बात होगी। बहुत शुक्रिया आप सभी का आज प्राइम डिबेट में शामिल होने के लिए। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार। दुकानदार